This conference will now be recorded. बुधवासर अथवा सौम्यवासरः माघशुद्ध अष्टमी भीष्माष्टमी इति लोके दिनांक 9 फेब्रुवारी 2022 शरक मीमांसाध्याय 5 श्रोतव्यम्। शंखं चक्रं जलकान्ततमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्या सुखपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे आद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। विविधाशित पीति रसादीनां यदौषधं रसादि स्रोतसां कुर्यात् तत् यथास्म उपक्रमम्। तो रसादि स्रोतसों के बारे में और विविधाशित पीति अध्याय 28वां चरक में जो लिखा गया है उसी के आधार पर चिकित्सा करनी है। इस प्रकार से मूत्रविट स्वेदवाहानां चिकित्सा मौत्र कुर्चति तथा तिसारे की कार्य तथा ज्वर चिकित्सा। मूत्रविट और स्वेदव स्रोतस की चिकित्सा के लिए मूत्रकृच्छ की तथा अतिसारी की तथा ज्वर चिकित्सा की इस प्रकार से करनी है। तो ये तीनों जो है वो वास्तव में बहिर्मुख स्रोतस इस प्रकार से है जिसमें मनोभाव शरीर से बाहर निकलने वाले इस प्रकार के हैं। तो मूत्र के बारे में मूत्रकृच्छ की चिकित्सा करे ये एक अहम मुद्दा इसमें है, इसके बारे में शायद सोचा नहीं गया है, खास करके किडनी फेलियर के जो पेशेंट है। चंद्रप्रभा का बहुत सारे लोग प्रयोग करते रहते हैं, मैं भी करता रहता हूँ। हरित कैदी चूर्ण करके एक जो योग है वो भी प्रयोग करता हूँ। लेकिन उसके बावजूद अन्य भी इस प्रकार से शायद योग ढूंढने पड़ेंगे कुछ चिकित्सा से, और ये मूत्र के संबंध में महत्वपूर्ण इस प्रकार के रहेंगे। तथा सारी की कार्य पुरुष वह स्रोतस के बारे में अतिसार चिकित्सा जो है वो करनी है। उसमें दोनों तरीके से है, एक अपिचात्मान गुरुता षोडशदैवित्य कारिणी प्राणदा प्राणदा दोषे विभक्ति संप्रवर्तन। अतिसार है तो भी हत्या की देनी है ताकि विरेचन हो जाए और अवरोध दूर हो जाए इस प्रकार से। और वैसे सामातिसार है, निरामातिसार है, तो उसके अनुसार चिकित्सा अलग अलग इस प्रकार की करनी है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए मूल उसमें अतिसार
अतिसारोविष्णु भवत्या आमाशयान्वय होता है, ये एक इसमें अर्थ होता है। और वातजेपि अस्मात् प्राक्तस्मिन् लङ्घनमिदं, तो वातज अतिसार में भी शून्य लंघन की तरह इस प्रकार का है। तो सभी का मूल अग्नि में है। अग्नि अगर अच्छा है तो अशोकसार ग्रहणी विकाराः प्रायण चान्यन्न निदानभूताः सन्ने नले सन्ति न सन्ति दीप्ते प्रक्षेपतस्तेषु विशेषतोऽग्नि। एक अहम सूत्र है, अर्ष अतिसार ग्रहणी तीनों अग्नि से संबद्ध इस प्रकार से है। अग्नि मंद है तो तीनों होते हैं, अग्नि ठीक है तो तीनों नहीं रहेंगे इस प्रकार से। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अग्नि का महत्व इस सभी में ज्यादा इस प्रकार का है। तो उसके ऊपर जिक्र इस प्रकार सा करना है। और श्वेत के बारे में तथा ज्वर चिकित्सकी ज्वर की चिकित्सा करे, ये एक अहम मुद्दा इसमें आया। स्वेदावरोध जब होगा तब ये स्वेदन इस प्रकार की चिकित्सा करनी है। और ये स्वेदावरोध काफी उदर वगैरह से जैसे रोगों में भी दिखाई देता है। तो वहां हम ज्वर चिकित्सा के बारे में सोच नहीं रहे, या फिर सीक्रेटली में भी शायद इसके बारे में सोचेंगे थोड़ा सा कि वो अतिरिक्त क्लेद जो जमा हो रहा है, मूत्र का कार्य उसको निकाल देना है और श्वेत का कार्य उसको शरीर में रखवाना है। लेकिन जो आवश्यक क्लेद है वो शरीर में होना चाहिए, ज्यादा है, वो अगर मूत्र से निकल नहीं रहा तो फिर श्वेत के लिए उसको निकालना, ये एक बात हो सकती है। कि जैसे मैंने व्यायाम के बारे में बात कही थी, व्यायाम का एक महत्वपूर्ण उपयोग स्वेद लाना इस प्रकार का है। तो इसके जरिए ये जो रोमरंध्र है ये खुल जाते हैं इस प्रकार से। और फिर जो अशुद्धियां हैं वो स्वेद के जरिए बाहर निकल सकती है। ये व्यायाम का अहम रूप इस प्रकार का है। मैंने स्वरूपा भुजबल से ये सुना था कि उसकी प्रैक्टिस अरुण पिटिका में ज्यादा थी, और उसका एक कहना था कि गंडूश जो है पतंजलियों मुखे इस प्रकार से कि पूरा मुंह भर लेना काढ़े से इस प्रकार से, तो उसको बहुत अच्छा परिणाम मिलता था, खास करके ये तामिल के बारे में। तो उसके जरिए पोर्स ओपन हो जाते मुंह वाले जो है, और जो सब दूषित मल है अंदर वो सब निकल जाएगा, तो चेहरा निखर आता है इस प्रकार से। मैंने उसी से सिर्फ ये सुना, बाकी से किसी से सुना नहीं था। और इसके लिए मुंह के रोगों के लिए वो गंडूश बताया करती थी, कुछ कहानी बताती थी इस प्रकार से, फातिमा मंजिष्ठा वगैरह इस प्रकार से। तो ये एक भी सोचने की बात है कि इस प्रकार से गंडूश करने से भी वेदन इस प्रकार से होता है, और मुंह में अच्छे रिजल्ट्स उसके आते हैं इस प्रकार से। अगर हमें कॉस्मेटिक्स में कुछ प्रैक्टिस करनी है तो ये बातें महत्वपूर्ण रहेगी। वैसे भी उसमें नस्य का भी काफी रोल इस प्रकार का है, और लेप का काफी रोल है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अंतर्मुख स्रोतस और बहिर्मुख स्रोतस, इनके ऊपर अगर हम ध्यान दें और अग्नि के ऊपर काम करें तो सभी रोगों की चिकित्सा इसके जरिए हो सकती है। सिर्फ ये देखना है कि किस प्रकार के कारण है, कौन से सोर्सेस बिगड़े हैं और उनको दुरुस्त करने के लिए कैसे करना है। अभी कैंसर में मैं दोष विनिश्चय करने का प्रयास करता हूँ, स्रोतोदृष्टि लक्षण, स्रोतोदृष्टि के हेतु और अवयव उसके आधार पर
कौन सा स्रोतस बिगड़ा है ये देखने की कोशिश करता हूँ और फिर उसका पाचक जो है नौसा पाचक को मामूली पाचक को उसमें डालता हूँ। लेकिन ये जनरलाइज स्टेटमेंट इस प्रकार की हो जाएगी। अगर हमें हर मरीज की स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करनी है तो गहराई में जाकर सोचना पड़ेगा। और संक्षेपतः क्रिया व निदान परिवर्जनम ये तो मुद्दा है ही कि कारण कौन से है उनको ढूंढना, उनको दूर करना, ये एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा। और फिर हेतु विपरीत चिकित्सा भी कर सकते हैं, वो एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और फिर दूसरे विनिश्चय करके इसके बारे में सोच सकेंगे। तो मैं थोड़ा सा मानता हूँ कि प्राणवह, अन्नवह, उदकवह और मूत्रवह, पुरुषवह और स्वेदवह, ये 6 स्रोत सभी प्रकार के मरीजों में हम सोचने की कोशिश करें, क्योंकि एक एंट्री पॉइंट है, वहां कुछ गड़बड़ है क्या, बीच में जो पाचन की कंसेप्ट है, सार्वपित्त विभाजन होना है और सार्वपित्त विभाजन होने के बाद मल निकल जाना चाहिए, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या, या मल अच्छी तरीके से बंद नहीं रहे, ऐसी स्थिति है क्या? तो ये शायद प्राण उदकम और मूत्र पुरुष और स्वेद, मूत्र पुरुष अभिसार और ज्वर चिकित्सा, इनके आधार पर कुछ मैट्रिक्स अगर हम तैयार करेंगे कि ऐसी स्थिति है तो ये देना है, ऐसी स्थिति है तो ये देना है, इस प्रकार से। और त्रिस्कंधात्मक अप्रोच रखिए कि कारण क्या है, लक्षण क्या दिख रहे हैं, बीमारी कौन सी है, रोग कौन सा, अवस्थाएं इस प्रकार की है, और फिर इनमें से प्राणव स्रोतस्य, अन्नव स्रोतस्य और उदकव स्रोतस्य किन किन द्रव्यों का प्रयोग करना है, या फिर मूत्र पुरुष और स्मेल के एकदम से औषधियों का प्रयोग करना है, ये अगर भली भांति सोच सकेंगे तो किसी भी प्रकार के मरीज में ट्रीटमेंट दे सकेंगे, चाहे वो कैंसर हो या और कोई बीमारी इस प्रकार। तो ये थोड़ा आसान होगा। इसमें बीच वाला जो हिस्सा है, रस से लेकर शुक्र तक, उसको भी देखना है। मैं ऐसा नहीं कहता कि सिर्फ ये 50 पॉइंट और 1 पॉइंट को देखो, वो भी देखना है, लेकिन ये पहले महत्वपूर्ण है। और फिर अगर आपको स्पेसिफिक किसी स्रोत दृष्टि कारण लक्षण दिखते हैं तो उसके बारे में अलगता से सोचना है, या उस हमारी दवाइयों के साथ उसका प्रयोग करना। तो स्रोतोमय पुरुष, ये पुरुष स्रोतोमय इस प्रकार का है। और कोई भी भाव शरीर में स्रोतस के बिना निर्माण नहीं होता। तो ये सबसे अहम मुद्दा, चाहे वो मैलिग्नेंट ट्यूमर हो, चाहे वो बिनाइन ट्यूमर इस प्रकार का हो, स्रोतस के बगैर निर्माण पॉसिबल इस प्रकार का नहीं है। तो स्रोतस को भली भांति समझेंगे तो काफी रोगों की चिकित्सा कर पाएंगे, सभी प्रकार के रोगों की चिकित्सा कर पाएंगे। और इसके आधार पर एक निदान और चिकित्सा का ढांचा बन सकता है। तो मेरी नई संहिता में मैं इसके बारे में जरूर जिक्र करूंगा कि कोई भी बात छूटे नहीं, सभी ध्यान में रखे। और खास करके अग्नि के बारे में तो सोचना ही है, और जो हमारी कमी है प्राणवायु स्रोतस के बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं, वो भी सोचना है। ये एक तो अहम मुद्दे इसमें रहेंगे, तो आगे अच्छे बढ़ सकेंगे। तत्र श्लोकाः त्रयोदशानां मूलानि स्रोतसां दृष्टि,  लक्षणं सामान्यं नाम पर्याय कोपनानि परस्परम्।
तो त्रयोदशश्रुतस्य मूलस्थानं दृष्टिलक्षण सामान्य लक्षण पर्याय कोपनानि परस्परम। दोष हेतु पृथक्त्वेन भेषजोद्देश एव च। पृथक्त्वेन दोष हेतु जो है वो भेषजोद्देश, भेषज किस प्रकार से करना है, किस उद्देश्य से करना है, स्रोतो विमाने निर्दिष्ट तथा चादो विनिश्चय, ये सब स्रोत विमान में बताया गया और विनिश्चय इसके बारे में बताया गया। केवलम विदितम यस्य शरीरम सर्वभावतः शारीरा सर्वरोगाश्च न कर्मसु सकर्मसु न मुह्यते। तो सर्वभावतः यस्य केवलम शरीरम विदितम विदितम, सभी भावों से, ये जो मैं सर्वांगीण सर्वांगीण दृष्टिकोण की बात कर रहा हूँ, ये होलिस्टिक अप्रोच हमें होना है और इसमें सभी तरीके के विचार, सभी तरीके के भावों के बारे में विचार होना जरूरी है। और सभी शारीरिक रोग के बारे में जिसको पता है, सकर्म सुप्न मुह्यते, वो कर्म के बारे में कोई गलती नहीं करता, भली बातें निदान कर पाता है, भली बातें चिकित्सा दे पाता है। तो ये एक अहम मुद्दा इसमें इस प्रकार का रहेगा। कल एक मुद्दा अधूरा छोड़ा गया था कि पाचनम दीपन क्षुद्र व्यायाम तक आए थे, आतप और मारुत, ये दोनों चीजें जो है वो रह गई थी। तो इसके बारे में ज्यादा बहस तो ग्रंथ में है नहीं। आतप के बारे में अभी विटामिन D3 डिफिशियंसी का बोलबाला चल रहा है और सभी किसी भी व्यक्ति में ये परीक्षण करेंगे। काफी महंगा है और इसलिए लोग समझते हैं कि परीक्षण करने के बजाय विटामिन डी सप्लीमेंट देते रहना ये बेहतर ऑप्शन है इस वक्त। लेकिन ऐसे ही सप्लीमेंट लेते रहेंगे तो वो अगर बढ़ जाता है तो वो भी टॉक्सिक है। और विटामिन D3 का सोर्स सूर्य ही है। एक कुछ बरस पहले IIM में एक व्याख्यान हुआ था। मैं कभी जाता नहीं, उस समय कैसे गया मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन मैंने वो लेक्चर अटेंड किया था। एलोपैथी के कुछ कोई डॉक्टर थी और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी कि भारत जैसे देश में जहाँ सूर्य प्रकाश इतनी बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, वहां विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो ही कैसी सकती है। तो ये तो स्पष्ट है कि हो रही है। और फिर उसका कारण क्या होगा? तो उसका कारण खेती में है, खास करके गोपालन में है। पुराने जमाने में देसी गायें होती थी, वो तो धूप में टहलती थी और उनके चमड़े के नीचे विटामिन D3 तैयार हो जाता था और दूध और उसके प्रोडक्ट्स के जरिए हमें मिलता था। तो कोई दिक्कत नहीं थी, विटामिन D3 की कमी हुई ऐसा कभी हुआ नहीं था। वैसे जर्सी गाय आ गई, उनको तो धूप बिल्कुल सहन नहीं होती है, तो उनको एक शेल्टर के नीचे रखना पड़ता है। और संशोधन ये कहता है कि अगर गायें टहलती है तो उनका दूध कम हो जाता है। ये तो जाहिर है कि व्यायाम होता है उनका, तो दूध कम हो जाता है। अब इनका मतलब, आधुनिक डेयरी का मतलब तो सिर्फ पैसे कमाना, इतना ही है, बाकी कुछ है ही नहीं उद्देश्य। तो अगर दूध कम होता है तो कैसे टहलने देंगे? नहीं टहलने देंगे, तो शेड लगा के उसमें उसको बिठा देंगे, खाना आता रहता है, वो खाती रहती है, मिल्किंग मशीन है उसके जरिए दूध निकाला जाता है। नेदरलैंड्स ये यूरोपियन कंट्रीज का सबसे बड़ा देश है दूध और दुग्ध उत्पादन के लिए। और रानडे सर ने एक बार बात बताई थी कि 800 गायों का फार्म एक कपल मैनेज करता,
तो 800 गायें और एक कपल, ये कैसे हो सकता है? तो सभी चीजें मैकेनाइज्ड है। ये कभी गायों के पास जाते भी नहीं है, कोई संबंध नहीं है गायों के पास। वो कंट्रोल रूम में बैठे 800 गायों के सभी कंट्रोल्स वहां पे सामने दिखते हैं। और अगर कहीं कुछ गड़बड़ी हो, खाना ठीक ढंग से जा नहीं रहा हो, या दूध अच्छे तरीके से आ नहीं रहा हो, जो भी कुछ प्रॉब्लम, वो कंप्यूटर इंडिकेट कर देता है कि यहाँ प्रॉब्लम। तो फिर टेक्नीशियन को कॉल करना और बताना ये 450 नंबर की गाय के बारे में है। तो वो जाकर ठीक कर देता। अब ये तो पूरा मैकेनिकली प्रोसेस हो गया। हमारे घर में गाय हमारा कुटुंब का, परिवार का एक हिस्सा होती है, हमारे एक परिवार के सदस्य होती है। बाकी लोगों की जैसे हम परवाह करते हैं, देखभाल करते हैं, उसी प्रकार उसकी परवरिश होती है। और बूढ़ी होने पर भी उसको बेचा नहीं जाता। मैंने सुना था कि बूढ़ी हो गई तो क्या मूत्र और पुरुष तो मिलता है उसका, दूध नहीं मिलता है, ठीक है, या प्रोत्पादन नहीं करती है, फिर भी पुरुष और गोमूत्र ये तो मिलता रहता है। तो ये प्यार दुलार कहाँ, और ये इस प्रकार का मैकेनाइज्ड अप्रोच कहाँ, ये दोनों में काफी अंतर इस प्रकार का है। और फिर उसमें जो बैल निर्माण होता है, उसका कोई तो मतलब नहीं होता, क्योंकि इनको जिससे वीर्य पाना है बैल बैल का, वो अलग तरीके से रखे जाते हैं, इनको बड़ा किया जाता है, हार्मोन देते हैं, और फिर वीर्य एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं ताकि वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से गायों को गर्भार करे इस प्रकार से। तो उस बैल का कुछ मतलब नहीं रहता, तो ये तुरंत स्लॉटर हाउस भेजा जाता है जन्म के बाद, और एक डिलीशियस डिश बन जाती है। होटल में अच्छी तरीके से खाई जाती है। अब जिसका बछड़ा इस प्रकार से छीना गया है, वो गाय रोती रहती है, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आता उसका बच्चा कहाँ गया। जन्म तो दे दिया बच्चे को, लेकिन बच्चा कहाँ गया। और इनको कोई संबंध नहीं है, वो रो रही है, इसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है, दूध कलेक्ट किया जा रहा है, बॉटल में भरा जा रहा है, बेचा जा रहा है, कोई संबंध नहीं। तो एक साइंटिस्ट ने इसके ऊपर पेपर पढ़ा कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो अभी हो रहे हैं, उसमें ये भी एक कारण है कि उसकी मानसिक स्थिति अगर अच्छी नहीं है, हम दूध को तो चेक नहीं कर रहे हार्मोन्स के हिसाब से, उसमें कुछ गड़बड़ी है क्या, परिवर्तन आया है। और वैसे जब हार्मोन्स देते हैं गायों को या वनस्पति पेड़ पौधों को, वहां भी कहाँ सोचते हैं कि इसका क्या असर होने वाला है। हम इतना ही सोचते हैं बस इससे उत्पादन बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा, पैसे ज्यादा मिलेंगे, और उसके लिए लगने वाला पैसा कम है, खर्चा कम है, तो खर्चा कम और मुनाफा ज्यादा। तो ये सबसे अच्छा business है। ये कमर्शियलाइजेशन हो गया, कारपोरेट सेक्टर में सब चला गया। अब सिर्फ मुनाफा कमाना, इतना ही उद्देश्य रह गया। अब मैं तो मानता हूँ कि हमें इन सभी के बारे में जानकारी ही नहीं है, ये सबसे बड़ी मुसीबत है। तो फूड डॉट इंक करके आईएनसी एक डीवीडी अमेजोन पर उपलब्ध है, मुझे एक मरीज ने भेज दी थी। तो सुअर मारने का कारखाना अमेरिका में है, 32,000 सुअर हर रोज मारने की उसकी क्षमता है। तो कितने बड़े पैमाने पर इस प्रकार की फूड इंडस्ट्री बढ़ गई।
और इतना कमर्शियलाइजेशन हो जाने के बहुत सस्ते दाम में बेच सकते हैं, तो कोई जो रिटेलर है, छोटे छोटे व्यावसायिक है, वो टिक ही नहीं पाते। नहीं, ये जो इस दाम पर ये बेचते हैं, उस दाम पे कोई भी बिक नहीं पाए। चाइना में भी यही हाल है। चाइना में मास प्रोडक्शन है, फिर भी क्वालिटी अच्छी है, तो सबसे सस्ता माल चाइना का ही आता है। ये स्ट्रेटेजिक है। तो इन सभी के जरिए स्वास्थ्य पर क्या परिणाम हो रहा है, इसका कोई किसी को लेन देन नहीं है। और रोग के बारे में अलग से सोचा जाता है, कैंसर हो गया, ठीक है, अभी केमो सर्जरी रेडिएशन नहीं करो, यही उसकी उस समस्या का हल है। इस प्रकार से समस्या कैसे निर्माण हो रही है, इसके बारे में तो कुछ देखना ही नहीं है, कारण ढूंढने ही नहीं है इस प्रकार से। तो ये बड़ी अजीब स्थिति है। इसको अगर सुधरना है, तो सभी प्रकार के कारणों को दूर करना जरूरी है। टर्बो चार्जर वर आहे नेहून ठेवलंय. तो कारणों को ढूंढना है, कारणों को टालना है। कार्यकारण भाव ये किसी भी शास्त्र का पाया होता है, मूल होता है। अगर कार्यकारण भाव ही नहीं रहा, तो शास्त्र कहने के लायक ही नहीं है। अपने कोई देखता है, लेकिन दुर्दैव से उसको शास्त्र माना जाता है। आयुर्वेद शास्त्र है या नहीं है, ये हम सोचते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य आता है कि विटामिन D3 की डेफिशिएंसी जर्सी गाय के जरिए हुई है। फिर से अगर देसी गाय का प्रचलन बढ़े और वो धूप में टहलती रहे, तो जो दूध घी वगैरह हमें मिलेगा, उससे इसकी आपूर्ति हो जाएगी विटामिन D3। अब अमेरिका में जब एफडीओ को पता चला कि दूध जो है वो बिल्कुल D3 है ही नहीं उसमें, तो उन्होंने बता दिया कि ये डिफिशियंट है अभी, तो उसमें ऊपर से विटामिन D3 डालो। फिर भी डेफिशिएंट क्यों है, ये कोई सोचने का तरीका ही नहीं है इस प्रकार से। तो ये अगर बात है, तो देसी गाय का प्रचलन बढ़ाना यही उस समस्या का वास्तव में हल है। लेकिन ये जो डेयरी इंडस्ट्री वाले हैं, वो और भी होशियार। जो मरी हुई गायें हैं, उनकी चमड़ी को अगर धूप में फैला देते हैं, धूप में रखते हैं, तो उसके नीचे फिर भी विटामिन D3 तैयार हो जाता है, और ये सबसे सस्ता है। तो इस प्रकार विटामिन D3 को कलेक्ट करके वो दूध में डाल रहे हैं, फोर्टिफाइड, फोर्टिफाइड विद विटामिन D3। बीच में ये डालडा भी आता था वनस्पति की, उसमें भी विटामिन A और D ऊपर से एडेड है, इस प्रकार से कहते हैं। अब ये करने की नौबत क्यों आ रही है, ऊपर से डालना इस प्रकार से नौबत क्यों आ रही है, कोई सोच ही नहीं रहा इसके बारे में। और हाइड्रोजनेटेड ऑयल को इस प्रकार का वनस्पति घी बताना, वास्तव में घी से कोई संबंध नहीं है, सिर्फ घी जैसा दिखता है, इतना ही है। तो ये गायीच्या वशिंडामध्ये तयार होते, ये तो मालूम नहीं है। वशिंडा से संबंध होगा क्योंकि सूर्य किरण वहीं पे ज्यादा आकृष्ट होते हैं, ऐसा कहना है। और ये हम निकल गया, सुअर के जीन्स गाय में डाले गए, और इस जीन के जरिए जो हम है वो फ्लैट हो गया, सुअर जैसा हो गया। और फिर ये क्षमता भी चली गई, उसमें एक नया प्रोटीन आ गया, जो एक जुवेनाइल डायबिटीज, ऑटिज्म और कैंसर के लिए कारण इस प्रकार का है। तो डेविल इन द मिल्क की एक किताब है, डॉक्टर वुडफोर्ड न्यूजीलैंड की,
और अमेज़न पर उपलब्ध है। पूर्ण त्वचेमध्ये तयार होते। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वशिंड में ये सूर्य किरण इकट्ठा हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो अभी ये तो तरीका है ही नहीं इस प्रकार से विटामिन D3 तैयार करके वो दूध में मिलाना, या अभी जो सब न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स आ रही है उसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का कि हमारे आहार में कमी पाई जाती है, 30 तत्वों की कमी पाई जाती है। तो उसका उपाय क्या है? तो ये हॉर्लिक्स ले लो या और कुछ इस प्रकार की मेडिसिन ले लो। अगर कमी पाई जाती है तो कमी दूर करने की कोशिश करो ना। इस समस्या का हल कमी को दूर करना इस प्रकार से, अग्नि को अच्छा बनाना इस प्रकार से है। हाँ, लेकिन इसके बारे में किसी को सोचना ही नहीं है। चितौड़े काका का जो व्याख्यान हुआ था गुरुकुल में, सुवर्णाचा अंश पण असतो। कि पानी खराब हो रहा है, पानी खराब, तो इसलिए क्या करना है, तो आरओ वाटर वगैरह वगैरह, फिल्टर आरओ वाटर वगैरह। मूल रूप से कोई देखना नहीं चाहता पानी क्यों खराब हो रहा है। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए है कि हमारे सैनिटेशन अच्छा नहीं है, इसके लिए है। मैला हम नदी में छोड़ रहे हैं, इसके लिए है। तो वो रोको तो पानी शुद्ध करने का कोई सवाल ही नहीं रहेगा। लेकिन उसमें पैसा नहीं है। आरओ आप बेचकर पैसा कमा सकते हैं, फिल्टर्स बेचकर पैसा कमा सकते हैं। तो किसको पड़ी है कि मूल रूप से पानी को अशुद्ध ही न होने दे इस प्रकार के। मृत स्किन में भी तैयार होता है क्या? होता है, वही तो मैंने बताया। मरे हुए गाय की चमड़ी को इस प्रकार से दूध में रखते हैं तो उसके नीचे भी ये होता है। नेम ऑफ द बुक अवेलेबल ऑन अमेजॉन, डेविल इन द मिल्क, डॉक्टर वुडफोर्ड, न्यूजीलैंड का डॉक्टर है, एलोपैथी का डॉक्टर है। और किताब जो लिखी हुई है वो भी एलोपैथी के उसी प्रकार से लिखी। और ये आय ओपनर रही ये किताब। शुरुआत हुई जुवेनाइल डायबिटीज के मरीज बढ़ रहे हैं, सभी जगह बढ़ रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? ढूंढते ढूंढते वो जर्सी गाय के दूध पर आया और वो कल्प्रिट है, ये उसने सिद्ध किया। अब यूएई में ये बड़ी समस्या यूएई में हो रही है, क्योंकि यूएई में तो वहाँ का प्रोडक्शन कुछ नहीं है दूध का, नीदरलैंड से दूध आता रहता है और सभी जर्सी गाय का। तो यूएई में भी ये बहुत बढ़ रहा है। और फिर उसके बारे में सोच रहे हैं कैसे करेंगे, क्या करेंगे इस प्रकार से। आपण A2 म्हणजे केवळ देशी गाईचे दूध असे समजतो, परंतु काही अभ्यास केल्यावर असे लक्षात आले आहे की वास्तवात A2 हे एक प्रकारचे प्रोटीन आहे, जे देशी गाईच्या दुधात असते, तर A1 हे जर्सी गाईच्या दुधात असते। पण मुख्य मुद्दा अजून असा आहे की A2 हे प्रोटीन म्हैस दुग्धात देखील असते, म्हणून सध्या A2 म्हैस दूध देखील मिळते। वो ऐसा है कि महिष दुग्ध भारत में उपलब्ध है, भारत कहीं भी भैंस का दूध प्रचलन में नहीं है। भारत में तो पुराने जमाने से प्रचलन है। और फिर उसमें ऐसा होता था कि प्राचीन पद्धति से, नैसर्गिक रीति से भैंस का पालन होता था। अभी इसमें भी है ऑक्सीटोसिन लगाना वगैरह बातें शुरू हो गई है, हार्मोन की इंजेक्शन लगाना इस प्रकार से। तो ये ऑक्सीटोसिन वनस्पतियों में भी प्रयोग में लाया जाता है और गायों के बारे में या दूध देने वाले अमूल से A2
म्हशीचे दूध सध्या मिळतात. येस, सिर्फ इसमें ऐसा होगा जो फीड देते हैं गायों को, वो नैसर्गिक होना है। पहले जमाने में तो नैसर्गिक ही था, अभी नैसर्गिक नहीं रहा। और ये जो नैसर्गिक नहीं है, पैलेट्स दिए जाते हैं। गोदरेज पशु आहार इससे प्रख्यात है। अभी रामदेव बाबा का भी आ गया है पशु आहार, वो मैंने देखा नहीं है क्या है इस प्रकार से, लेकिन पशु आहार मिलने लगा है। और इसमें अगर नैसर्गिक तत्व है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसमें अगर हम कुछ केमिकल्स वगैरह इस प्रकार से डाल रहे हैं, हार्मोन्स वगैरह डाल रहे हैं, तो ये गलत बात है। और इससे तात्कालिक परिणाम मिलता है, दूध में बढ़ोतरी होती है, ये भी बात सही है। मुझे भी ये सुझाव मिला था कि गोदरेज के पैकेट्स डालो हमारे गायों के लिए, मैंने ना कर दिया। और पारंपरिक जो है वही दे रहे हैं, लेकिन पूरा समाज तो इसी में जुड़ गया है। और ये आसान है, डायरेक्ट मुनाफा मिलता है, बढ़ता है, तो इसके बारे में सोचना जरूरी इस प्रकार। अब देसी गायों में गाय गीर का प्रचलन बढ़ गया है क्योंकि वो सबसे ज्यादा दूध देती है। खिलार वगैरह जो हमारी है वो तो 1.5-2 लीटर से ज्यादा दूध नहीं देती। फिर हार पारकर वगैरह इस गाय के बारे में भी सोच रहे हैं, कवड़ा वगैरह ये भी है। कोकण में गिंडी कहते हैं, गिंडी या गिंडी इस प्रकार की गाय है, छोटी गाय। वहां पे एक प्रयोग किया गया कि उसको गिर के इंजेक्शन लगवाए और फिर दूध बढ़ता है उसका। जैसे जर्सी गाय को इंजेक्शन लगवा के गायों को जर्सी में परिवर्तित किया, तो गिर को इस प्रकार से गिर में परिवर्तित करना। अब मालूम नहीं उसके तीसरे चौथे पीढ़ी में क्या परिणाम होते हैं, लेकिन एक बार गिर कर दी तो गिर ही को आगे बढ़ाना है, ऐसा थोड़ा सा होगा उसमें। तो मेरे कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हम ऐसा अभी कहीं नहीं कह सकते कि जो भी कुछ चल रहा है पूरी इंडस्ट्री में तो चलने दो, उससे कोई लेना देना नहीं, ये बिल्कुल गलत बात। हमें बहुत सजग होना है इसके बारे में कि क्या चल रहा है फूड इंडस्ट्री में, क्योंकि आहार का डायरेक्ट संबंध स्वास्थ्य और रोगों से है। शरीर आहार से ही बनता है। आपण A1 A2 अशा भाषेत बोलण्यापेक्षा गावरान व संकरित असा भेद प्रकर्षाने मांडत राहिले पाहिजे. उद्या काही प्रक्रिया करून हायब्रिड गायीतही त्यांनी A2 प्रोटीन निर्माण केले तर आपली पंचायत व्हायची. पॉसिबल है. तो जर्सी गाय का संकर नहीं करना है, विदेशी गायों का संकर नहीं करना है, ये सबसे अहम है। हमारी जो देसी गायें हैं कोई भी हो, वो हमें अच्छी इस प्रकार की रहेगी। और जब ये डबल क्रांति हो गई, ऑपरेशन मिल्क फ्लड इस प्रकार से, तो जहां ये 2 लीटर दूध देती थी वो 30 लीटर दूध देने लगी जर्सी गाय होने पर, तो कॉल्ड मिल्क। तो सभी किसान बह गए इसमें और सभी जर्सी गाय की तरफ मुड़े। अब ये इसको फिर से रिवर्ट करना है, फिर से देसी गाय का उत्पादन बढ़ाते रहना है, और चाहे गिर का प्रयोग करो, खातर का करो या दूसरे किसी गाय में करो, लेकिन देसी गाय होनी है, ये सबसे अहम इस प्रकार का रहेगा। और हमें फूड इंडस्ट्री के बारे में जानकारी होनी ही है, ये एक सबसे महत्वपूर्ण है। स्वस्थ वृत्त को बहुत ज्यादा महत्व देना चाहिए।
अभी हमारे सिलेबस में स्वस्थ वृत्त का एक विषय है और स्वस्थ वृत्त में एमडी करते हैं लोग, उनके लिए तो ये पूरा मॉडर्न का जो प्रिवेंटिव मेडिसिन ये जो है वो सिखाया जाता है और काफी बड़ा है इस प्रकार से। लेकिन फिर भी हमारा स्वस्थ वृत्त बहुत बेहतरीन इस प्रकार का है और मैं नई संहिता में मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि स्वस्थ वृत्त के अध्यायों की संख्या ज्यादा हो। अभी ये दिनचर्या, ऋतुचर्या, वेगावरोध और आहार, इन तक ये स्वस्थ वृत्त सीमित होता है। तो अभी रहन सहन की बातें भी बदल गई है काफी। वास्तुशास्त्र के बारे में कोई लिखता नहीं है, हमारे यहाँ कुछ निर्देश उसके बारे में है। प्रागदक्षिण पादव पुराण गुरु प्रति वगैरह इस प्रकार के कुछ निर्देश वास्तुशास्त्र के जरिए। लेकिन रहन सहन की बातों को लेकर मोबाइल टॉवर्स तक वगैरह सभी के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। और खाने पीने के बारे में तो बहुत गहराई में जाकर सोचना पड़ेगा और खेती के बारे में पूरी जानकारी होती जरूरी है। और नैसर्गिक खेती की तरफ फिर से मुड़ना, तभी पूरा समाज बच पाएगा। अब ये सब होने के बावजूद भी इतनी सारी बीमारियां पुराने जमाने में होती, वो केवल प्रज्ञा पराध का परिणाम इस प्रकार का। ये सब मालूम होते हुए भी अगर हम स्वस्थ वृत्त के नियमों का पालन नहीं करें तो ये मुसीबत आने ही वाली है इस प्रकार से। तो इसमें से हमें अगर बचना है तो स्वस्थ वृत्त के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी होनी चाहिए और पालन स्वस्थ वृत्त का किस प्रकार से हो इसके बारे में सोचना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि हमारा मकसद स्वास्थ्य बनाए रखना ये होना चाहिए, रोगी को ठीक करना यह हमारा मूल मकसद नहीं होना है, वो तो हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि लोग बीमार होंगे ही इस प्रकार से। लेकिन मकसद जो रहेगा वो स्वास्थ्य रक्षण करे, ये मकसद हमारा होना चाहिए। और उसके लिए काफी चीजों को देखना अनिवार्य होगा, एक सर्वांगीण दृष्टिकोण रखना अनिवार्य इस प्रकार का होगा। तो आतप सेवन के बारे में अभी विटामिन डी के जरिए हम सोच रहे हैं कि आतप सेवन करेंगे तो शायद ये डिफिशियंसी नहीं होंगी, या आतप सेवन करने वाले गायों का दूध लेंगे तो नहीं होगी वगैरह, गाय या पति का दूध लेंगे तो नहीं होगी। लेकिन ये इनडायरेक्ट है इस प्रकार का या इसका सेवन करना। डायरेक्टली जब ग्रंथों में शमन चिकित्सा में आतप सेवन ये बताते हैं तो शायद हमने उसके बारे में कुछ सोचा नहीं है, प्रयोग ज्यादा नहीं किए। विसर्गोपचार में इसके बारे में सोचा जाता है और जहाँ सूर्य प्रकाश कम होता है वहां इसके बारे में जरूर सोचा जाता है। सब बात के बारे में मैंने इस अजीब किस्सा सुना था कि कनाडा में जब टेम्परेचर -50 वगैरह इस प्रकार का रहता है तो -50 से -20 में भी आ गया और सूरज निकल आया तो उसको संडे कहते हैं और सभी समाज बाहर निकल आता है घर से। 20 डिग्री -20 डिग्री है, फिर भी काफी ठंडा है हमारे हिसाब से। फिर भी धूप निकल आई है तो धूप लेनी है, इस प्रकार से छुट्टी दी जाती है और सभी लोग बाहर आते हैं, निसर्ग में आते हैं। तो जहाँ इस प्रकार की स्थिति हो वहाँ काफी अलग माहौल होता है और धूप के लिए लोग तरसते हैं। हमें स्विट्जरलैंड में औरत से बात कर रहे थे, उसने कहा कि फ्रॉम वेयर वेयर यू आर, इंडिया, वेयर इन इंडिया, ऐसे पुणे। तो वो पुणे मालूम नहीं था उसको। मैंने कहा नियर टू मुंबई।
तो वो एकदम आश्चर्यचकित हो गई और बड़ी आनंदित हो गई। मुंबई 35 डिग्री सेल्सियस, व्हाट ए नाइस टेम्परेचर। तो हम हंसने लगे कि 35 डिग्री हमारे लिए भी बहुत ज्यादा है। और तो बोली कि हमारे यहाँ ये टेम्परेचर कभी होता ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 16, 17, 20, इसके आगे ऊपर टेम्परेचर जाता ही नहीं है, और माइनस चला जाता है, आमतौर पर माइनस ही रहता है इसके पास। तो जिसको जो मिलता नहीं है उसके लिए उसके मन में ये चाहिए, इस प्रकार की बात होती है। तो शायद जहाँ ठंड ज्यादा है वहाँ आतप सेवन जब मिले तब उसका सेवन करें। आतप सेवन हिमाचल प्रदेश या फिर हिमालय के यहाँ इसका महत्व ज्यादा होगा, आतप सेवन का महत्व ज्यादा होगा, और ये नैसर्गिक स्रोत है। तो शायद ये आतप सेवन, ये जो शैत्य का परिणाम है उसको दूर करने के लिए आतप सेवन बताया गया। और अब ये विटामिन D3 की डेफिशिएंसी के जरिए हमें भी आतप सेवन अगर करेंगे ठंडी के मौसम में खास करके, तो दोनों फायदे होंगे, ठंड का निवारण होगा और विटामिन D3 की आपूर्ति होगी। लेकिन थोड़ा ढूंढना पड़ेगा और कहाँ आतप सेवन हम कर सकते हैं। नेचुरोपैथी में जो भी लिखा है एक बार समझ लेंगे तो शायद कुछ बात पता चले। और मारुत सेवन, व्यायाम आता तो मारुता वायु का सेवन करवाना, अब ये तो और मुश्किल इस प्रकार की बात है। वायु सेवन करना है इसलिए बाहर टहलना है, या वायु सेवन ही करवाना है, इस प्रकार से सुश्रुताचार्य ने विभिन्न दिशाओं से आने वाले वायु के बारे में गुणधर्म बताए। मारुतो नैरुतो सुखा और इस प्रकार के भी रेफरेंसेस हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए मारुत सेवन कब करना है, कैसे करना है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। जनरल वायु सेवन इस प्रकार का नहीं होगा। और अगर अपतर्पण करने की जरूरत है, संतर्पण ज्यादा इस प्रकार का हुआ, तो पृथ्वी जल वाले महाभूत संतर्पण करने वाले और वायु आकाश और तेज ये महाभूत अपतर्पण करने वाले इस प्रकार। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए अपतर्पण की आवश्यकता है, तो वायु का सेवन ये बात हो सकती है। अब घूमने के लिए जाते हैं संक्रमण करके तो वायु सेवन होता है, बच्चा को होता है इस प्रकार से, और सांस भी लेनी पड़ती है, व्यायाम हो जाता है, काफी फायदे उसके मिलते हैं। सुश्रुताचार्य ने इसके भी बारे में बताया है संक्रमण इस प्रकार का काम करता है। उसको ध्यान में रखते हुए हमें ये सुझाव देने हैं। अभी डायबिटीज के बारे में, संक्रमण के बारे में बात की जाती है, और मिनिमम 45 मिनट्स ए डे अथवा 200 मिनट एक हफ्ता सप्ताह में संक्रमण होना है, और ये ब्रिस्क वॉकिंग होना है ऐसा बताते हैं। तो 10 मिनटों में 1 किलोमीटर इतना जल्दी चलना, और फिर 4.5 किलोमीटर इस प्रकार का हो जाता है। आफ्टर कोविड एक खाणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे, पूर्वी न खाणारे खायला लागले, एक सेवन कितपत योग्य प्रोटीन सोर्स हो, शाकाहारी व्यक्तींना सुद्धा एक खायला लावतात। अभी ये सब इंडस्ट्रियलाइजेशन है, और इसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का, ये तो हार्मोनल प्रोडक्ट, अभी जो अंडों का प्रचलन है वो तो नेचुरल अंडा नहीं, तो उसमें से कोई जीव निर्माण नहीं होता, और उसके लिए उसको शाकाहारी माना जाता है।
और फिर कोई भी व्यक्ति खा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेसिकली ये हार्मोनल प्रोडक्ट ही है, इनको हार्मोन दी जाती है और उसके जरिए इस प्रकार से ये अंडे निर्माण होते हैं। ये गलत ही है, नहीं सेवन करना है। अभी हम हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस का एक महत्वपूर्ण मिला है कि अंडे खाना ये है, इसके बारे में सोचते नहीं। तो अगर खानी ही है तो देसी अंडा खाना है जिसमें जीव है, ये तो नॉनवेज हो जाता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। गुरु ने अंडा नहीं, इतना ही ग्रंथ में रेफरेंस है कि ये गुरु है। तो हमारे हिसाब में तो मांसाहार अच्छा है, अगर नॉनवेज खाना ही है तो मांसाहार बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। अभी हाई प्रोटीन डाइट की बात की जाती है और उसमें से ये चीज, पनीर और प्रोटीन पाउडर और बाकी दालें वगैरह वगैरह इस प्रकार से अंडे, इनके बारे में जिक्र की जाती है। तो ये सभी को अग्नि की दृष्टि से देखना बहुत जरूरी है। वो सोचा नहीं जाता पचन क्षमता कैसी है, उसकी आदतें क्या है, किस प्रकार का अन्न उसको साथ में है, और फिर जाति, धर्म, इसका भी एक इम्पैक्ट होता है। तो ये उसके मुताबिक उसको सूट होने वाला है, नहीं होने वाला है. चंद्रमाने कुटिलन गत्वा गमनम असे डल्लण म्हणतो म्हणजे नक्की काय काय अद्भुत सरळ चालणे असा अभ्यास आहे. ये रेफरेंस देखना पड़ेगा, सुश्रुत के उसी संक्रमण के ही नीचे है ये रेफरेंस या किसी दूसरे जगह. थोड़ा मुश्किल लगता है अर्थ जो है सूची 24, लेकिन वही संक्रमण जहाँ जहाँ पे निर्देशित है वहीं पे है क्या या किसी दूसरे जगह है. अब ये वारी चलते हैं, डिंडी चलती है, त्याच ठिकाणी आहे. तर एक बार देखता हूँ कुछ कल्याण का मत सोचने लायक है या नहीं है इस प्रकार से. तो इसमें डिंडी चलती है तो राधा कृष्ण, गोपाल कृष्ण वगैरह वगैरह इस प्रकार से अलग ताल होता है उसका, और पाँव इस प्रकार से टेढ़े रहते, सीधे चलते नहीं रहते. तो इसमें काफी अच्छा व्यायाम होता है, ये एक अलग चीज है. और वो शायद संक्रमण नाम से अपेक्षित होगा. अभी मुझे वो याद आया कि इस प्रकार से पाँव टेढ़े टेढ़े डालते हैं और चलते रहते हैं इस प्रकार के. संक्रमण या शब्दावरून गोल राऊंड म्हणणे चक्राकार गमन असे असेल का. चक्र और चंक्र में फर्क है. क्रमण ये मूल है, क्रम धातु है, तो आगे जाना इस प्रकार से. चम ये तो उपसर्ग नहीं है, ये कुछ अलग ही मत में है इस प्रकार का. तो ये कैसे हुआ है, ये थोड़ा व्युत्पत्ति के दृष्टि से देखना पड़ेगा, मालूम नहीं है इस प्रकार से कुछ है तो. और चक्राकार गति से चलना ये अलग बताते हैं. जैसे कोलू होता है, तेल निकालते हैं तो उसमें बैल की कहानी होती थी और वो चक्राकार घूमता रहता था इस प्रकार से. अब ये सजा के रूप में भी दिया जाता था सावरकर को, इस प्रकार के तेल निकालने के लिए गाड़ी पे लगाया जाता था इस प्रकार से. चक्र
चक्कर म्हणा, मारणे हा शब्द लेकिन फिर भी ये काफी मुश्किल है थोड़ा सा. Some patients show हस्तपादतल अतिस्वेद प्रवृत्ति that should be because of रक्त गत पित्त and कुष्ठ पूर्व रूपक. Can there be other संप्राप्ती for this लक्षण? मराठीत संक्रमण यावरून आलं असावं. मूल तो संक्रमण शब्द है, उसमें संदेह नहीं है. अतिस्वेद प्रवृत्ति के लिए काफी कारण होते हैं. पानी ज्यादा पीने से लेकर तीक्ष्ण द्रव्यों का सेवन और चिंता या बीपी तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अतिस्वेद के बारे में सोचना है. तो मैं मानता हूं कि संक्रमण का सीधा मतलब सीधे चलते रहना ऐसा ही होना चाहिए. या ऐसा टेढ़ा टेढ़ा चलना तो ज्यादा देर तक नहीं चलता है. लेकिन ठीक है. चलत धातु का भी है चलना इस प्रकार से. तो ये शायद सीधे घूमने के लिए चलने का प्रयोग होगा. लेकिन ठीक है, एक बार वो सुश्रुत का रेफरेंस देखेंगे. अगर उसमें कुछ पता चलता है तो उसके बारे में सोचेंगे. और अलग होगा क्रम ऐसा कुछ इसका विपरीत होगा. एक चक्कर मारने इसमें गोल चक्कर जनरली मारी जाती है क्योंकि हम जहां से निकले वहीं पे हमें वापस आते. तो ये थोड़ा सा चतुर्चंक्रमणम नाति पीड़ाकरम देह पीड़ाकरम तत् आयु इंद्रिय बोधन कुटिल परिभ्रमणम आपके शब्दकोश कुटिल वक्र आकार. हाँ, तो ये दल्लन में नहीं है. क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था कि दल्लन में नहीं है. तो आपके के शब्दकोश में है तो ठीक है. कुटिल गति ये बात, और ये कुटिल मति के लिए भी प्रयोग मिला है. टोटली अर्थशास्त्र जो है कुटिल नीति है. तो वो सीधे जाने के बजाय ऐसे टेढ़े टेढ़े होते जाएंगे तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा. ऐसा होगा. तो नाति देह पीड़ा कर्म भवे, इससे ज्यादा देह पीड़ा नहीं. तो आयु में बल मेधा अग्निप्रदम. आयु बल मेधा अग्निप्रद है. मेधा भी प्रद है. तो संक्रमण तो हमें बताना चाहिए. ऋषिकेश मेहत्री ने एक कमेंट की थी कहीं नहीं है हमारे यहाँ. ये फालतू है, इसमें कुछ मतलब नहीं है, नहीं है. तो मैंने टोका था उसको. मैंने कहा था अरे ये तो सुश्रुत ने डायरेक्ट रेफरेंस है चंद्रमन के बारे में. तुमने देखा नहीं. लेकिन वो फिर भी वही दोहराता रहा. नहीं चंद्रमन में कुछ मतलब नहीं है. इस प्रकार से अगर हम ग्रंथों के आधार को ठुकराते रहेंगे तो ये बड़ी अजीब बात है. जिन लोगों को ये रेफरेंस मालूम नहीं होगा वो उसके बहका में आ जाए, बहकावे में आ जाए. लेकिन ग्रंथों में तो स्पष्ट निर्देश है. तो हमें जब बातें करनी है सोच समझ कर करनी है और ग्रंथों के खिलाफ तो कुछ नहीं कहना है. ये तो सही इस प्रकार का रहेगा. अभी मालूम नहीं है वो क्या बताता है संक्रमण के बारे में. कुटिल गत्वा परिभ्रमण हा डल्लनचाच रेफरन्स आहे. कुटिल शब्दाचा अर्थ चक्र असा आठ्य शब्दकोशात दिला आहे. ओके. देखते हैं एक बार फिर भी
तो मेरे ख्याल में हम उसी जगह पे वापस आते हैं चक्र बंद करते, तो ये थोड़ा सा चक्राकार इस प्रकार का हो जाता है। और अगर ऐसा करना है तो मैं सुझाव देता हूँ बाएं हाथ से चले और दाएं हाथ से माउस करें। मैंने एक अजीब सुना था ये धर्मवीर का शास्त्री अष्टांग में पढ़ाने वाले थे, और वो और बिगड़े दोनों मिलके दोपहर में घूमने के लिए जाते थे सारस्वत, और उल्टी प्रदक्षिणा करते। तो 2-3 बार मैंने देखा, तो मैंने टोका उनको कि ये आप इस प्रकार से मत घूमो, करना है तो प्रदक्षिणा करो सारस्वत में। उन्होंने तुरंत बात मान ली और दूसरे दिन से बदल लिया। तो ये बात ध्यान में रखनी है क्या। परिक्रमा का मतलब और क्या होता है देखना है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे। तो ये अभी अध्याय समाप्त हो गया। तो मैं मारुत सेवन ये एक अलग बात रहेगी, और जहाँ हो सके वहां वो करें। षष्ठोध्याय अथा तो रोगानीकं विमानं रोगानात्रयम् वे रोगानीके भवता प्रभावभेदं साध्यमसाध्यं च। तो अगले सोमवार को इसका लेकर आगे बढ़ेंगे, कल कसरत समुच्चय को आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतो यन्निखिल जनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुप्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। आज दोपहर पातंजलि योग सूत्र वाचन होगा, अभी तो भूमिका ही पढ़ रही है, उसका पठन करेंगे।